हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का डेली आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, अर्थात जो पिछले परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन कराया जा रहा है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है यहाँ पर 5वें नंबर की वीडियो होने वाली है, अर्थात पार्ट 5 मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। तो जो लोग यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप यदि जो क्वेश्चन बताया जा रहा है यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट में बताते चलिए, और जो लोगों को नहीं आ रहा है मैं आपको बताता चलता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हम शुरू करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने करा दिया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 से शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का उद्देश्य है। जो लोग इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन आपके सामने, उसके अनुसार आप आंसर देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन दिया गया स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, बी ऑप्शन दिया गया स्टार्टिंग धारा को बढ़ाना, सी ऑप्शन दिया गया स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की जो रोटर कुंडलन होती है उसका प्रतिरोध से जोड़ने का जो उद्देश्य है, क्योंकि ऐसा उद्देश्य इसका इस तरह है कि स्टार्टिंग धारा का जो कम करना और स्टार्टिंग बलागुण को बढ़ाना, और इसके रोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिससे कि एक बार जो रिएक्टेंट होता है उससे जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो हमारा दिया गया है स्टार्टिंग धारा को बढ़ाना, अर्थात इसका उद्देश्य क्या है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक करने से इसका जो स्टार्टिंग धारा है उसको बढ़ाने का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 कला मोटरों पर एक कलायन अर्थात सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के परिवर्तन अर्थात स्टार्टिंग के समय घटित होता है। पहला ऑप्शन दिया गया परिवर्तन अर्थात स्टार्टिंग से चुकेगी या स्तंभित अर्थात रुकी रहेगी, बी ऑप्शन दिया गया धीमी चल से पर चलेगी, सी ऑप्शन दिया गया सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी, और डी ऑप्शन दिया गया पूर्ण चाल के समय लगेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों जो 3 कला मोटरें होती है उन पर एक कलाइन अर्थात सिंगल फेजिंग का प्रभाव रहता है, और वह मोटर के परिवर्तन जो स्टार्टिंग के समय होता है यही घटित होता है। जो स्टार्टिंग परिवर्तक होता है उस समय घटित होता है तो सामान्य रूप से चलती है, लेकिन यदि भार उठाएगी तो 3 फेज आपूर्ति में ये आपका कारणवश फेज अनुपस्थिति होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 कला 5 हॉर्स पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज पिंजरा प्रेरण मोटरों से ली जाने वाली धारा का मापन करने के लिए आपको अमीटर का संयोजन करना है जो DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर परिवर्तक अर्थात स्टार्टर से संयोजित है। तो मोटर के परिपथ में संयोजन के लिए उपयुक्त अमीटर परिसर रेंज है। यहाँ पर आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। तो इन ऑप्शनों में जो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, विस्तारित मापक्रम। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 3 कला अर्थात 5 हॉर्स पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज पिंजरी प्रेरण जो मोटरें होती है उनसे ली जाती है, और ली जाने वाली धारा का जो मानी मीटर होता है उसको करने के लिए आपको एक अमीटर का संयोजन करना पड़ता है जो कि DOL जिसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं उसमें संयोजित करना पड़ता है अर्थात स्टार्टर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है क्वेश्चन कि
प्रवर्तक संपर्क अर्थात स्टार्टर कॉन्ट्रैक्ट्स या तो उनकी स्थिति के लिए उनके कार्यों के लिए सूचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य सन्निहित अर्थात एनसी संपर्क का तात्पर्य है कि वे, तो दोस्तों देखिए जो प्रवर्तक होते हैं जिसको हम स्टार्टर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, उनको उनकी जो स्थिति के लिए उनके कार्य के लिए जो सूचित किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में सामान्य संचित होते हैं जिसको हम एनसी बोलते हैं। नो कॉइल उस संपर्क का तात्पर्य ये है कि वे वितरित है जब रिले कुंडली उत्तेजित होती है उस समय। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर वितरित है जल जब रिले कुंडली उत्तेजित होती है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती पंप जिसको भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है में खाली स्थान मोटर प्रयुक्त की जाती है, अर्थात उसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों प्रत्यागामी जो पंप होता है उसमें जिसको हम भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम डबल केज, किस चीज़ का, डबल केज प्रेरण मोटर की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, द्विपिंजरी प्रेरण मोटर, जिसको हम डबल केज बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह आप पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 3 फेज प्रेरणी मोटर पर अवरुद्ध गुणक जांच ज्ञात करने में सहायता करती है। खुला पथ शक्ति गुणांक या सामान्य वक्रता के साथ लघु पथ धारा या स्थिर हानियाँ या स्टेटर को निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध। तो दोस्तों 3 फेज प्रेरणी जो मोटरें होता है उस पर अवरुद्ध जो गुणक जांच होती है जिसको हम ब्लैक रोटर टेस्ट बोलते हैं, ये स्टेटर की निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध ज्ञात करने में सहायता होती है या इसकी सहायता ली जाती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि स्टेटर को निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध किसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो 3 फेज प्रेरणी मोटर में अवरुद्ध गुणक जांच ज्ञात करने में ये सहायक होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 पे। कह रहा है क्वेश्चन, प्रेरणी मोटरों और ट्रांसफार्मरों द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उनकी शक्ति गुणांक खाली स्थान होता है, इकाई होता है या शून्य होता है या अग्रगामी होता है या अग्रगामी उपस्यगामी दोनों होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो इसका सूत्र आप जान लीजिए। इसका जो सूत्र होता है cos फाई बराबर आपका होता है cos फाई बराबर होता है वी आई cos फाई अपान वी आई होता है पावर फैक्टर में। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रेरणी मोटरें होते हैं और जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनका जो चुंबकन धारा होता है ये खींचने के कारण उनकी शक्ति जो गुणांक होती है शून्य होती है, और शक्ति गुणांक का जो मान होता है वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात में ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात शून्य यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक मोटर की दस्ता जो 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 अश्व शक्ति देती है कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसके ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक मोटर की दस्ता जो है 4 किलोवाट दी गई है और शक्ति की है 4 अश्व शक्ति यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 को अलग को हम निकाल देते हैं। तो 746 एक अश्व शक्ति बराबर होता है 446 वाट, ठीक है, गुणे यहाँ पर 4 से कर देंगे और बटे कितना यहाँ पर दिया गया है 4 किलोवाट, मतलब कि 4000, ठीक है 4000। और क्या कर रहा है तो कितनी होगी, इसमें आपका किलोवाट है तो ये 4 अश्व शक्ति देते तो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम दस्ता के लिए प्रतिशत कर देते हैं। तो यहाँ पर गुणे हम 100 कर देंगे, प्रतिशत मतलब गुणे 100। अब इसको हम काउंट कीजिए तो 746 गुणे 4 मतलब कि ये आपका हो जाएगा 2,98,400 आ जाएगा। इसको आप गुणा कीजिए फटाफट। तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2,98,400 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 1000 का 1000 नीचे रहेगा ही, तो ये आपका 1000 रहेगा। अब इसको कीजिए ये आपका 4000 है, 1000 नहीं है, ये आपका 4000 है, ठीक है। तो ये 4000। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम लास्ट वाला कटा दे रहे हैं, बचा यहाँ पर 40 और यहाँ पर बचा 2984, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको हम करते हैं भाग। तो यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत में जो हमारा निकल के आएगा 74.6% आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 74.6%। और जो कि इसका हम दस्ता यहाँ पर निकाले हैं, जो कि यहाँ पर जो हमारा पूछा गया है दस्ता, एक मोटर की दस्ता। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। देख सकते हैं 74.6%। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि +4% स्लिप पर दौड़ने वाली किसी 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकेंड है, तो घूर्णक विद्युत वाहक बल को पूर्ण चक्रों की संख्या क्या होगी? दोस्तों इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग वीडियो को नहीं देखें उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर पहले वो वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं सॉल्व करना उनको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आपको दिया क्या है। तो यहाँ पर आपका स्लिप का मान दे दिया गया कितना? 4%, अर्थात एस बराबर आपका दिया गया कितना? 4% दिया गया है। तो इसको हम प्रतिशत है तो अंक में करेंगे तो यहाँ पर हमारा दशमलव में आ जाएगा, तो 0.04 आ जाएगा। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी नहीं भी देता है तो हम 50 मानेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितना? 50। कितना? हर्ट्ज में आएगा, 50 हर्ट्ज। और हमसे पूछ क्या रहा है कि तो घूर्णक विद्युत वाहक के पूर्ण चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा घूर्णक विद्युत वाहक बल के चक्रों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है FR बराबर हमारा होता है SF। ठीक है, एस का मान हमारा कितना निकल के आया है? तो यहाँ पर 4% दिया गया था, उसका हमने अंकों में काउंट किया तो हमारा 0.04% आ रहा था। और एफ का मान, फ्रीक्वेंसी का मान 50 है, तो गुणे 50, तो 0.04 गुणे 50 हम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 हर्ट्ज। या हम इसको 2 साइकिल प्रति सेकेंड भी कह सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है 2 चक्र प्रति सेकेंड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? उम्मीद है आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कह रहा है क्वेश्चन 3 फेज प्रेरणी मोटर 4 पोल के लिए लेपित है और 50 हर्ट्ज तंत्र से सप्लाई की जाती है। जब संपर्क अर्थात स्लिप 4% हो तो घूर्णनचाल खाली स्थान RPM होगी। यहाँ पर RPM में ज्ञात करने को कह रहा है, तो हम उसी सूत्र का अपनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर NS का मान हम निकाल लेंगे, तो 120 गुणे F/P से हम निकालेंगे। तो इसको आप लगा लीजिएगा, और यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो सबसे पहले आप लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चारों वीडियो का, आप इस वीडियो को देख लें। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसका आंसर लगभग यहाँ पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आएगा NR का मान यहाँ पर 1500 आ जाएगा। 1500 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पर 1440, मतलब 1440 जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। आप इसको लगा कर देख लीजिएगा। यदि नहीं आता है तो आप पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन AC मोटर में टार्क की गणना कैसे होती है? IR, यहाँ पर IR दिया गया है, रोटर का विद्युत वाहक बल है, और वोल्टेज में IR रोटर करंट है, और एम्पियर्स में तथा cos फाई जो दिया गया पावर फैक्टर है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपसे सूत्र केवल पूछ रहा है। यहाँ पर सारे चीज़ का मान का यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर cos फाई बराबर होता है पावर फैक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दिया गया है बी, अर्थात T बराबर IR cos फाई, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। बस सिंपली आपको ER दिया भी गया है, IR यहाँ पर दिया गया, और cos फाई यहाँ पर दिया गया। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सूत्र यदि आपको याद है तो सही क्रम में इसको लगाकर इसको टिक मार देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। कह रहा है क्वेश्चन 3 फेज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर, वायु अंतराल कम करके, स्टेटर वाइंडिंग प्रतिरोध बढ़ाकर, या स्टेटर वाइंडिंग धारा बढ़ाकर। दोस्तों देखिए जो 3 फेज मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर हम बढ़ा सकते हैं, अर्थात इसका जो सूत्र होता है, सूत्र के अनुसार चलेंगे तो आप आसानी से इसको याद कर लें। TS बराबर आपका होता है K2
E2 K2 E2 I2 और कास फाई 2 nm होता है। और यहाँ पर आप आसानी से निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अर्थात रोटर प्रतिरोध, अर्थात कह सकते हैं जो प्रारंभिक बल आघूर्ण TS होता है और घूर्णक जो प्रतिरोध R2 होता है कि प्रत्यक्ष ये समानुपाती होता है, अर्थात TS प्रोपोर्शनल टू R2 होता है। इसलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार जो मोटर का जो प्रारंभिक बल आघूर्ण है TS ये रोटर प्रतिरोध R2 को बढ़ाने से बढ़ाता है और घटाने से घटता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 फेज मोटर का प्रारंभिक टार्क किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो बढ़ाने के लिए रोटर का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। कह रहा है क्वेश्चन 3 फेज प्रेरणी मोटर द्वारा विकसित टार्क किसके बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। देखिए 3 फेज जो प्रेरणी द्वारा विकसित जो टार्क स्टेटर होता है वो आउटपुट और रोटर ताम्र छत्ती के अंतर के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको अभी सूत्र बताया TR, इसका सूत्र होता है, इसका अलग होता है TR K फाई I2 कास फाई 2 होता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपका E2 और प्रोपोर्शनल टू फाई आपका दिया गया और E2 आपका दिया गया, तो E2 आपका जो होता है K फाई 1 के बराबर होता है। और इसका जो फाइनली जो सूत्र क्रिएट होता है TS बराबर होता है K2R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर होता है। ये इसका फाइनल सूत्र, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन की स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम्र छत्ती के अंतर। ठीक है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज के प्रेरण मोटर के घूर्ण हुए चुंबकीय फ्लक्स की गति किससे निरूपित होती है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आप इसको नहीं देख पाते हैं, यदि आपको ये नहीं आता है, तो आपको जो लोग क्लास कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्लास कराना बेकार है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो पूछ रहा है वो आपके सामने है। अर्थात आप सभी को मालूम है कि 3 फेज प्रेरण मोटर के जो घूमने हुए जो चुंबकीय फ्लक्स की जाती है वो NS के द्वारा की जाती है, और NS का सूत्र जो होता है 120 F/P होता है। और इसमें आपसे वही पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की गति किससे निरूपित की जाती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें सही आपको लग रहा है, तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा 120 F/P। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के एक फेज लैप लोड को फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया है। देखिए एक 3 फेज 4 तार प्रणाली में एक फेज जो लैंप होता है वो लोड को फीड कर रहा है, तो 3 फेज की मोटर जो है उस सप्लाई पर चलाने से जो पावर फैक्टर होगा उसमें सुधार होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कला जो वोल्टेज होता है उसको कम करने से घूर्णन जो चुंबकन होता है उसमें धारा का आयाम घट जाता है और शक्ति गुणांक बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 पे। कह रहा है क्वेश्चन इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क तब पैदा होता है जब, तो दोस्तों कब पैदा होगा। देखिए जो अधिकतम बलाघूर्ण होता है, मैंने आपको भी टी का सूत्र बताएगा, उसके अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा डी, अर्थात रोटर प्रतिरोध जब होगा रोटर प्रतिघात के बराबर, उस समय अधिकतम टार्क पैदा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 पे। कह रहा है क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के समान सिद्धांत पर कार्य करता है। जो इंडक्शन मोटर होता है वो किसके समान सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैंने आपको तीसरी वीडियो में बताया था कि जो इंडक्शन मोटर का सिद्धांत होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर के समान होता है। और यदि अंतर की बात करें तो अंतर केवल इसमें इतना ही होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो द्वितीय कुंडलन होती है उसमें स्थिर रहती है, और इंडक्शन मोटर की द्वितीय कुंडलन रोटर में स्थिर होती है। तो इन दोनों को अंतरों को भी ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका कार्य करता है केवल ये आपका ट्रांसफार्मर, अर्थात सी यहाँ पर जो सही हो जाता है, सी के ऑप्शन सही हो जाता है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे। क्लियर हो गया दोस्तों। इंडक्शन मोटर का जो सिद्धांत है 3 फेज ट्रांसफार्मर के समान होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 3 फेज जो विद्युत मशीन होते हैं उसमें फेज के बीच एक विद्युत कोण होता है, वो आपका 120 अंश का होता है। कितना अंश का होता है? 120 अंश का होता है। और यहाँ पर इसका उपयोग की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है
ये आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोई भी मोटर है वो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 फेज की मोटर की यहाँ पर कोण की बात किया जाए तो उसमें आपका 120 अंश होता है, तो इस कोण को भी ध्यान रखिएगा। 3 फेज में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग वीडियो पर लाइक नहीं किए लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दे। डेली आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी और आप एक अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकते हैं।